फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हमारा पाठ है कृषि में खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद एवं उर्वरक। खाद क्या है, उर्वरक क्या है। सामान्य रूप से इसको हम सब लोग एक ही रूप में प्रयोग करते हैं कि खाद और उर्वरक, जबकि खाद अलग चीज़ है और उर्वरक अलग चीज़ है। खाद का मतलब होता है जो सड़े गले गोबर या अवशेष होते हैं उनसे तैयार किया गया जो बनता है उसे हम खाद कहते हैं। उर्वरक का मतलब होता है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे रासायनिक यौगिक या मिश्रण जिन्हें हम कारखानों से तैयार कराते हैं या रासायनिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक पौधों के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इनके कारण या इनकी कमी से पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और सही उत्पादन नहीं होता है। तो आज इस पाठ में हम सब लोग देखेंगे खाद एवं उर्वरक। सबसे पहले हम देखते हैं खाद। खाद क्या है या खाद शब्द का प्रयोग कैसे शुरू हुआ। खाद जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे खाद्य कहा जाता है। किसे खाद्य कहा जाता है। खाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत शब्द से हुई है जिसे खाद्य के रूप से कहा जाता है या खाद्य कहते हैं। और खाद्य का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों, गोबर व घर का कूड़ा आदि को सड़ाकर या अवशेषों को विघटित अंश को खाद कहते हैं। विघटित अंश को क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। या एक कार्बनिक होता है या कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। जो होता है कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। सबसे छोटा सा खाद किसे कहते हैं तो हम सब लोग कह सकते हैं सड़े गले गोबर तथा पत्ती आदि के अवशेषों से तैयार खाद को हम खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। फिर इसके बाद आता उर्वरक। उर्वरक कहते हैं अंग्रेजी में फर्टिलाइजर्स। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स। अभी बताया गया था उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें हम कृत्रिम रूप से तैयार करते। क्या है, जिन्हें हम कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। कहाँ तैयार करते हैं, कारखानों के द्वारा, यानी कि फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उन्हें हम उर्वरक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। उर्वरक के बारे में देखते हैं कि उर्वरक प्रायः कृत्रिम रूप से संश्लेषित, कैसा होता है, संश्लेषित रासायनिक यौगिक एवं मिश्रण, यौगिक होगा अथवा मिश्रण होता है या प्रायः कैसा होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। इन्हें कारखानों में बनाया जाता है। इन्हें हम कहाँ बनाते हैं, कारखानों में बनाया जाता है। इनमें उपस्थित तत्वों की मात्रा निश्चित होती है। जैसे खाद में तत्वों की मात्रा अलग अलग और घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उर्वरक में एक निश्चित मात्रा होती है तत्वों की। फिर इसके बाद आता है ये रासायनिक खाद भी होते हैं, यानी कि इन्हें हम रासायनिक खाद भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं या आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं। आवश्यक पोषक तत्व का अर्थ होता है कि जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक। आवश्यक में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हो जाती है कि सबसे मुख्य कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद इनकी मात्रा मेजर जो होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इनकी पेड़ पौधों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जिसे गौण कहा जाता है, इनकी मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम आवश्यकता होती। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो। माइक्रो पोषक तत्व कैसे होते हैं, इनकी बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी अल्प मात्रा ही अगर पौधों में कम हो जाता है तो उनके बिना पौधों का जीवन संभव नहीं होता है या प्रभावित होता है। उन्हें हम माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सबसे पहले
कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है क्या, या आवश्यक क्यों कहा जाता है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं विकास, यानी पौधों के लिए क्या होगा, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से पौधों का पूर्ण विकास नहीं होता है, यानी कि अगर इनकी कमी होगी तो पौधों का पूर्ण विकास नहीं होगा। आवश्यक पोषक तत्वों में वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, क्या लिखा है, वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों को कोई विशिष्ट कार्य करते, यानी कि पौधों के लिए कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, उन्हें हम विशिष्ट या आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। फिर आता है कि इनकी कमी से पौधों की वृद्धि पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि पोषक तत्वों के पौधों की आवश्यकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पौधों की आवश्यकता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि मुख्य पोषक तत्व कैसा होता है, मुख्य पोषक तत्व जिसे मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मेजर का मतलब होता है इनकी आवश्यकता पेड़ पौधों को ज़्यादा होती है, और इनका ज़्यादा होने के साथ साथ लगभग 20 प्रकार के पौधों के, पेड़ पौधों के विकास के लिए 20 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की, 20 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी पुस्तक में 16 मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, लेकिन 20 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कंपटीशन में अक्सर पूछा भी जाता है कि मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। टोटल पौधों के कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, 20 होती है। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 16 लिखा मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, लेकिन आप 20 याद करिए। 20 दिया हुआ है या 16, 20 दिया हुआ तो उसमें 20 लगाइए, 16 दिया है तो 16। फिर इसके बाद आता है मुख्य पोषक तत्व, मेजर एलिमेंट्स, यानी कि मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, देखते हैं। ऐसे तत्व जिनकी पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्या होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम है। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि ये 6 तत्व जो है ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पौधों को वातावरण से, वायु से और जल के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, जल के द्वारा प्राप्त होते हैं और वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, पौधों के जड़ों द्वारा। किसके द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। इसे मृदा में हमें एक्स्ट्रा यानी अलग से मिलाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से 6 तत्व हुए बताए गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। शेष पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद आता है गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। गौण पोषक तत्व क्या हो गया, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, गौण पोषक तत्व कहलाते हैं या सेकेंडरी एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनकी पौधों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरान, क्लोरीन आदि प्रकार के तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है पौधों की वृद्धि में मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता। मुख्य पोषक तत्व की उपयोगिता का अर्थ है कि ऐसे तत्व जो लगभग वातावरण से, वायु से या जल से मिलते हैं, तो बताया गया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ये लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। कैसे भाग का निर्माण करते हैं देखते हैं। पौधों के शुष्क भाग, यानी कि शुष्क भाग को देखा जाए तो लगभग 44% कार्बन होता है, 40% ऑक्सीजन होता है एवं 8% हाइड्रोजन होता है। यह पौधों की अपचाई मेटाबॉलिज्म हेतु आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हम आप जानते हैं कि किसके कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा वातावरण से सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म यानी कि आवश्यक ऊर्जा का स्रोत होता है। नाइट्रोजन और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं और ये क्या क्या कार्य करता है। इसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है ये पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हम आप जानते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन भी सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजन सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है किंग ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिशन। नाइट्रोजन जो तत्व होता है, नाइट्रोजन जो उर्वरक है, ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अधिकता सबसे अधिक होती है और ये पेड़ पौधों की ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर इसके बाद आता है यह एक संरचनात्मक तत्व है। क्या है? संरचनात्मक तत्व है और यह पौधों में निम्न कार्य करता है। यह पौधों में क्या करता है? निम्न कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है भाई? यह नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग, यानी कि क्लोरोफिल, पौधे हरे कब होते हैं? जब उसमें क्लोरोफिल अच्छा पाया जाता है। क्लोरोफिल उत्पन्न करता है जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में होता है, हरी पत्तियों में होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर इसके बाद आता है पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि जो यूरिया का प्रयोग किया जाता है या नाइट्रोजन युक्त यूरिया का प्रयोग किया जाए या अन्य उर्वरक का प्रयोग किया जाए जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, तो वो पौधों को क्या करते हैं? तीव्र वृद्धि में सहायक होती हैं। फिर इसके बाद आता है यह पौधों में अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे क्लोरोफिल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एल्केलाइड्स आदि के निर्माण में भाग लेता है। फिर इसके बाद आता है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या है। हम आप देखे होंगे, अगर आप पेड़ पौधे देखे हों, अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो सबसे पहले क्या होता है? जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीली होना शुरू होती हैं, बाद में पूरी पत्ती पीली हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा है कि लक्षण पुरानी पत्तियों की नसों सहित पीली पड़ जाती है, यानी कि जो बीज का सिरा होता है उसके द्वारा पीली पड़ जाती है और पत्तियां भंगुर हो जाती है। और अगर उनको हम मोड़ करके तोड़ें तो क्या हो जाएगी? चटक करके टूट जाती हैं। पौधा कैसा रह जाएगा? अगर नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे बौने रह जाएंगे। पौधे कैसे हो जाएंगे? अपने जात के अनुसार वो नहीं होंगे और वो बौने हो जाएंगे। इस प्रकार से नाइट्रोजन की कमी के लक्षण को हम पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे आवश्यक तत्व है फास्फोरस, जो पौधों के लिए आवश्यक है। इसे मास्टर ऑफ कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर कुंजी कहा जाता है। फास्फोरस को कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है। कृषि का मास्टर कुंजी क्यों कहा जाता है? पादप पोषक तत्वों के नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का द्वितीय स्थान है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इसे कृषि का मास्टर कुंजी क्यों कहा जाता है? कृषि का मास्टर कुंजी इसलिए कहा जाता है जो पेड़ पौधे हों किधर बढ़ते हैं? मृदा से प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अगर वह पेड़ पौधे क्या हो जाए? गिर जाए या तिरछे हो जाए तो उनमें प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होगा और उनका उत्पादन भी क्या होगा? बेकार हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर कुंजी। कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य है। यह पौधे के तने को शक्ति प्रदान करता है। यह पौधे के तने को शक्ति प्रदान करता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फसलें क्या होती हैं? गिरने से बच जाती है। इससे फसलें क्या होती है? गिरने से बच जाती हैं।
क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं और हवा या आंधी चलने पर पौधे क्या होते हैं, अपने सीधाई पर खड़े होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रियाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। प्रकाश संश्लेषण हो या श्वसन हो, उसमें क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फल फूल, यानी कि जो फास्फोरस होता है उसमें फल फूल एवं बीजों की उपज में वृद्धि करता है। फिर इसके बाद आता है पौधों में बीमारियों व कीड़ों के लिए क्या करता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाता है, जिससे इसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। फिर इसके बाद आता है फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या है, फास्फोरस में भी क्या होता है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनके किनारे धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं। फिर इसमें क्या होता है, नीली हरी हो जाती, क्या हो जाता है, नीली हरी हो जाती। फिर इसके बाद आता है कि ये अंततः पूरी पत्ती क्या हो जाती, नीली हरी हो जाती है। इससे हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि फास्फोरस की कमी है। फिर इसके बाद आता है पौधों में जड़ों का विकास नहीं होता। अभी बताया गया अगर पौधों में सही से जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, जमीन से मृदा से उखड़ जाएंगे और पौधे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उत्पादन प्रभावित होगा, नहीं होता है तथा तेज हवा चलने पर क्या हो जाएंगे, पौधे उस पर उखड़ जाएंगे। फिर इसके बाद आता तने पर लाल बैंगनी धारियां पड़ जाती हैं, क्या हो जाती है, लाल बैंगनी धारियां पड़ जाती हैं। इस प्रकार से फास्फोरस की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। फिर इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम के क्या कार्य है भाई, पोटेशियम भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय भागीदारी करता है, सक्रिय योगदान करता है। फिर इसके बाद आता है एंजाइम तंत्र क्या करता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी सक्रिय कर देता है, एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय कर देता है। फिर इसके बाद आता है पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है। और इसकी कमी के क्या लक्षण है, इसमें भी कमी क्या है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें भी क्या होता है, किनारे पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियों पर ऊतक क्षय, ऊतक क्षय का मतलब क्या होता है, जैसे हम आप कहीं से जल जाते हैं उसी प्रकार से चकत्ते टाइप में उसमें ऊतक क्षय के कारण काले धब्बे पड़ते जाते। फिर इसके बाद आता है पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देने का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ डाल दिया गया और पत्तियां क्या हो गई, झुलस गई हैं। इस प्रकार से पोटेशियम की कमी के लक्षण को जान सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व कमी के लक्षण। जैसे सबसे पहले है कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम में क्या होता है, पौधों की जो चोटी होती है उसकी कलिका क्या हो जाती है, मर जाती है, उसकी कलिका क्या होती है, मर जाती है और मुख्य तने के निचले भाग से शाखाएं समूह में निकलती हैं। इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि कैल्शियम की कमी है। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम, या सिराओं के बीच स्थान का जो पीला पड़ जाता है, क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, जबकि सिराएं क्या रहती हैं, हरी रहती है। सिराएं कैसी होती है, हरी रहती है और पत्ती पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पत्ती पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है गंधक या सल्फर। गंधक या सल्फर क्या होता है, जो नाइट्रोजन के समान पूरी पत्ती क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, पूरी पत्ती क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। लोहा या आयरन, इसमें हरिमहीनता मतलब होता है जो पौधे हरे होते हैं उसमें हरापन क्या होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसी को हरिमहीनता या क्लोरोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मैग्नीज में भी हरिमहीनता के साथ साथ पत्तियों पर ऊतक क्षय यानी कि जैसे जलने के छेद या चकत्ते पाए जाते हैं उस प्रकार के बन जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जस्ता। जस्ता में क्या होता है, आप सब लोग देखे होंगे धान में सबसे ज़्यादा कमी दिखाई देती है। जस्ता जो होता है, जिंक की कमी से पत्तियां पीली व चितकबरी हो जाती हैं, पत्तियां पीली व चितकबरी हो जाती हैं और पौधे बौने रह जाते हैं। और धान में सबसे अधिक दिखाई देता है, जिसमें जिंक की कमी के कारण से पौधा बढ़ता नहीं है। और जब जिंक डाला जाता है तो पौधे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और जो चितकबरीदार चत्ते होते हैं वो हट जाते हैं और पौधा सही से ग्रोथ करता है। मैग्नीशियम में है, लोहा में क्या है, ये जो सल्फर होता है सबसे अधिक किसमें आवश्यकता होती है, जो तिलहनी वाले फसलें होती हैं उसमें सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और वो पत्तियों में पाई जाती है। गंधक, ये भी कहाँ, सरसों वाली फसलों में। मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आता है बोरान। बोरान भी
जो सब्जी वाली फसलें होती हैं या फूल गोभी होती है उसमें कमी पाई जाती है, उसके द्वारा बटनिंग यानी छोटे फूल बन जाते हैं। क्या लिखा, पत्तियां भूरी मोटी हो जाती हैं, मुड़ी हुई तथा भंगुर होती है। शीर्ष कल का कैसा हो जाता है, शीर्ष कल का क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। शीर्ष कल का काला हो जाता है, काला पड़ जाता है। फिर आता है तांबा। जो तांबा होता है इसकी कमी से पत्तियों के शीर्षहीनता, शीर्षहीनता मतलब जो ऊपरी भाग होता है वो हरिमहीनता हो जाता है, यानी कि हरा भाग कम हो जाता है। और सिट्रस यानी कि जो नींबू वर्गीय फसलें होती है उसमें डाईबैक डिजीज हो जाती है, डाईबैक डिजीज हो जाती है। फिर इसके बाद आता है मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम में क्या होता है कि इसमें पुष्पन रुक जाती है, यानी कि जो पूस बनते फूल बनते उसमें रुक जाता है और निचले भाग के स्थित पत्तियों में हरिमहीनता आ जाती है। फिर इसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन की कमी से पत्तियां मुरझाने लगती हैं और जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।